प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको आशुलिपि हिंदी के अंतर्गत आशुलिपि के इतिहास, आशुलिपि से आप क्या समझते हैं और इसका उदय और इसका उद्देश्य एवं महत्व पर आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके उसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आशा करते हैं कि आज आप सभी लोग हमारे साथ इस क्लास में बने रहेंगे और आशुलिपि के बारे में, इसके उद्देश्य और इसका क्या महत्व है और आशुलिपि को किन किन नामों से जाना जाता है, आज तथ्यों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है आशुलिपि का उद्देश्य एवं महत्व। उद्देश्य एवं महत्व। तो इसके अंतर्गत आज हम पहले आपको आशुलिपि के बारे में बताएंगे कि आशुलिपि को किन किन नामों से जाना जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से आशुलिपि भी अपने क्षेत्र में एक भाषा के रूप में जानी जाती है। तो जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का जो मुख्यतः व्यवहार होता है वो 2 रूपों में किया जाता है। एक तो हम किसी भाषा को बोल करके दर्शाते हैं और दूसरा हम लिख करके दर्शाते हैं। तो भाषा का जो लिखित व्यवहार है तो उसकी सुविधा के लिए हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आशुलिपि को आप किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से उसको लिखना है। यहाँ पर इनके व्यवहार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, हम आपको यहाँ पर आपके नोट्स के लिए लिख भी देते हैं। जैसे भाषा का व्यवहार मुख्यतः 2 रूपों में होता है। पहला रूप होता है बोलकर और दूसरा होता है लिखकर। लिखकर या लिखित बोलते हैं। ठीक है। तो भाषा के लिखित व्यवहार के लिए भाषा के लिखित व्यवहार के लिए जहाँ सुविधाजनक लिपियों की आवश्यकता होती है, वहाँ इसके बोलकर या द्रुत गति, द्रुत का मतलब तीव्र, द्रुत गति से व्यवहार के लिए गतिशील लिपियों की आवश्यकता होती है। गतिशील लिपियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि भाषा का जो रूप होता है उसके 2 ही रूप होते हैं, तो बोलकर और दूसरा होता है लिखकर। ठीक है। और तो यहाँ पर वक्ता के द्वारा जो भी बोला जाता है उसको लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वो लिपि हमारी आशुलिपि है। और इसमें ख़ास बात है कि इसमें गतिशीलता होती है। ये एक गतिशील लिपि है क्योंकि वक्ता जितनी भी गति से बोलता जाता है
जो आशलिपिक होता है उसको उतनी ही गति से लिखता है। तो अब हम आपको यहाँ पर आशलिपि की जो एक परिभाषा है वो हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं कि आशलिपि वह सूक्ष्म लिपि है। लिपि से अभिप्राय होता है लेखन विधि, लिखने की विधि। लेखन विधि है जिसके माध्यम से वक्ता के भाषण को लिपिबद्ध करके उसका भाषा लिपि में प्रतिलेखन किया जा सके। ठीक है, ये इसकी एक सटीक परिभाषा है कि आशलिपि है क्या, किसको कहते हैं आशलिपि के गुण क्या है, कार्य क्या है आशलिपि का। तो आशलिपि एक सूक्ष्म लिपि है। सूक्ष्म लिपि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसको बहुत ही सांकेतिक अक्षरों रेखाओं के माध्यम से इसको लिखा जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा आवश्यकता, इतने अक्षर हैं। अब इसको अगर हमें लिखना है तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से। अब ये कितना सूक्ष्म हो गया है, आप इसको कई बार लिख देंगे तब कहीं एक बार आप आवश्यकता लिख पाएंगे। तो ये किसी भी शब्द को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लिखने की विधि है, इसीलिए इसको सूक्ष्म लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? तो इसके माध्यम से वक्ता के भाषण को, वक्ता जो भी बोल रहा है उसको लिपिबद्ध किया जाता है। लिपिबद्ध करके किस भाषा में लिपिबद्ध करेंगे? आशलिपि में। आशलिपि में लिपिबद्ध करके फिर उसका भाषा लिपि का अभिप्राय ये है कि यदि आप आशलिपि हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर आप उसको हिंदी भाषा में बाद में उसका प्रतिलेखन करेंगे। पहले आशलिपि में लिखेंगे, फिर उसका प्रतिलेखन करेंगे जिस भाषा में आपने आशलिपि का प्रयोग किया है। अगर आपने इंग्लिश भाषा में प्रतिलेखन किया है आशलिपि का तो फिर आप इंग्लिश भाषा में लिखेंगे। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है कि शॉर्ट हैंड से फिर आप उसको इंग्लिश में या हिंदी भाषा में उसका प्रतिलेखन करने की जो विधि है, प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर को हम आशलिपि कहते हैं। कि पहले तो सूक्ष्म लिपि के माध्यम से वक्ता के भाषण को शॉर्ट हैंड में आशलिपि में लिखना और उसके पश्चात उसकी मूल भाषा में उसका परिवर्तन करना, ये पूरी प्रक्रिया आपकी आशलिपि कहलाती है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ में थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है, कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में और वाइवा एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है कि आशलिपि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, तो आप नोट भी कर लें कि किन किन नामों से जाना जाता है। तो हेडिंग हम आपके लिए लिखते हैं, आशलिपि के अन्य नाम। अन्य कौन कौन से नाम हैं ये हम यहाँ पर आपको। पहला नाम है इसका हीरोग्लाफिक्स। हीरोग्लाफिक्स के नाम से इसको जानते हैं। अब जैसे ये नाम है तो ये आप नहीं कहेंगे कि ये भारत में तो इस नाम से बोला ही नहीं जाता है। आशलिपि एक ऐसी लिपि है जिसका उपयोग पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इनके नाम भी अलग अलग हैं। इनके नाम उनके देश के अनुसार अलग अलग होते हैं,
उनके जो खोजकर्ता आविष्कारक हैं उनके नाम के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। तो पहला है हीरोग्लिफिक्स, दूसरा होता है जिग्लोग्राफिया, जिग्लोग्राफिया। तीसरा है टिरोनियन नोट्स, ठीक है। और चौथा है स्विफ्ट एंड नैरो राइटिंग। नेक्स्ट है नोवा नोटोरिया। नेक्स्ट है ब्रेचिग्राफी। नेक्स्ट नाम इसको दिया गया टेचिग्राफी। और 8 नंबर पे इसको हम कहते हैं स्टेनोग्राफी। नेक्स्ट है इसको शॉर्ट हैंड के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट हैंड, ठीक है। कई जगह इसके लिए शॉर्ट शब्द का भी प्रयोग किया गया है, शॉर्ट राइटिंग, ठीक। नेक्स्ट इसको बोलते हैं संकेत लिपि। नेक्स्ट इसको बोलते हैं सूक्ष्म लिपि। और आपको पता है कि इसको आसलिपि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिस्ट में ऐड कर देते हैं। और एक अगला है, बहुत जाना माना नाम है त्वरा लिपि। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर 14 नेम बताए जिनको आसलिपि के नाम से जाना जाता है। हर देश में अलग अलग नाम है। इसमें बहुत सारे तो राइटरों के नाम हैं, जैसे ये टिरोनियन नोट्स है तो ये टिरोनियन राइटर थे। नोवा नोटोरिया ये भी राइटर थे। तो इसमें सब ज़्यादातर राइटरों के नाम ही इसमें दिए हुए हैं। कुछ उनके जो आसलिपि का कार्य है उसके अनुसार उनका नाम रखा गया, संकेत लिपि, सूक्ष्म लिपि, आसलिपि, त्वरा लिपि। तो ये सब अलग अलग नाम हैं। आशा करते हैं कि आप इन नामों की प्रैक्टिस करेंगे और इनको लर्न भी कर लेंगे, ताकि अगर आसलिपि में पूछा जाए तो आप आसलिपि जो पेपर होगा इसका थ्योरी का, उसमें अच्छी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो उसमें पूछा जा सकता है कि आसलिपि से आपका क्या अभिप्राय है, आसलिपि को और किन किन नामों से जाने जाते हैं, इसके उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपको इसके बारे में विस्तार से समझाना है। और एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने पढ़ा है और अच्छी तरीके से लिखा है। सेंटेंस और लयबद्ध तरीके से आपको इसको लिखना है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि आसलिपि का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। उद्देश्य और महत्व पर हम चर्चा करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आगे का आसलिपि का उद्देश्य एवं महत्व। ठीक है, कि आसलिपि को किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है और इसका महत्व किन किन कार्यों में इसका महत्व है, वो हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरीके से आपको थ्योरी एग्ज़ाम में लिखना है उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं, ताकि आपके नोट्स के रूप में भी तैयार हो जाएंगे और आप इनको अपने नोटबुक में भी उतार लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभ्यता के विकास के
साथ साथ मानव अर्थात मनुष्य, मानव को ऐसी लिपियों की आवश्यकता पड़ी जो न केवल सुंदर हों वरन उन उद्देश्यों की पूर्ति में भी सफल हों, जिनके लिए उनका निर्माण किया गया है। क्योंकि अगर आशुलिपि कोई है या कोई अन्य भाषा है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, वह उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रही है, तो वो जो लिपि है फिर वो ज़्यादा दिनों तक, दीर्घकालिक समय तक जीवित नहीं रह सकती है। वो एक ना एक दिन मृत हो जाएगी और उसके स्थान पर कोई नई लिपि या नई भाषा उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। इसलिए जब कभी अगर आगे हम आपको बताएंगे कि आशुलिपि समय समय पर इतनी ज़्यादा आशुलिपि पद्धतियाँ आई, लेकिन बस उसमें शीघ्रता गतिशीलता न होने की वजह से वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। क्योंकि आशुलिपिक को एक ऐसी लिपि की ज़रूरत है जो वक्ता के साथ साथ में लिख सके, और अगर वो नहीं लिख पाती हैं, उनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वो एक समय में जा कर के नष्ट हो जाती हैं और आशुलिपिक को किसी दूसरी लिपि का सहारा लेना पड़ जाता है। तो अतः भाषा के प्रतिलेखन के लिए जो भी आशुलिपि पद्धति अपनाई गई, आशुलिपि पद्धति अपनाई गई, उसमें गतिशीलता ही उसका मुख्य गुण और व्यवहारिकता उसका सही परीक्षण माना गया। इसी गुण के कारण विश्व में सैकड़ों आशुलिपि पद्धतियाँ आई और अधिक गतिशील लिपियों के उपलब्ध होने पर
होने पर कालांतर में विलीन होती चली गई, विलीन होती चली गई। तो अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आसलिपि के अंदर जो दो चीज़ें होनी चाहिए तभी वह दीर्घकालिक समय तक जीवित रह सकती है। पहला कि उसका जो मुख्य गुण है वो उसके अंदर गतिशीलता होनी चाहिए और दूसरा वह व्यवहारिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें गतिशीलता नहीं है तो जो भी आशुलिपिक उसको अपनाता है अर्थात उसे सीखता है और जब उसके द्वारा वह उसको भाषा का वो प्रतिलेखन करता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह उचित आशुलिपि है नहीं और इसके द्वारा वक्ता के भाषण को सटीक तरीके से लिख पाना, तीव्र गति से लिख पाना संभव नहीं है। तभी उसके द्वारा जब कई व्यक्तियों के द्वारा जब ऐसा प्रतीत होने लगा तो ऐसा कहा गया कि अगर गतिशीलता नहीं है लिपि के अंदर तो फिर वो उसके अंदर व्यवहारिकता भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यवहार में लाई ही नहीं जा रही है। जब बहुत ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा आशुलिपिकों के द्वारा वह व्यवहार में लाई जाएगी, यूज में लाई जाएगी, तभी उसके अंदर व्यवहारिकता मानी जाएगी। तो जब गतिशीलता नहीं है तो लोगों के द्वारा सीखी नहीं जाएगी और जब लोगों के द्वारा वो सीखी नहीं जाएगी तब वो व्यवहारिक किसी भी स्थिति में हो नहीं सकती है। तो फिर उसका एक ना एक दिन जब उसके समक्ष कोई तीव्र गति वाली आशुलिपि पद्धति उपलब्ध हो जाएगी तब वो नष्ट होना उसका निश्चित है। ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हमने अभी आपको यहाँ पर बताया कि 14 आपको हमने यहाँ पर आशुलिपियों के नाम बताए। ये नोवा नोटोरिया, सुफ्ट एंड नैरो राइटिंग, टिरोनियन नोट्स, ये सब आते गए और चले जाते गए क्योंकि इनमें गतिशीलता ना होने की वजह से ये कालांतर में विलीन हो गई और क्योंकि ये अपने उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब सही तरीके से आशुलिपिक के द्वारा नहीं लेखन हो पा रहा था तो ये कालांतर में न। अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा और आगे ले करके चलते हैं। देखिए आशुलिपि का महत्व एवं उपयोग आदिकाल से हो रहा है। प्राचीन रोम के सीनेट सदस्यों के भाषणों को लिखने के लिए आशुलिपि का प्रयोग किया जाता था। और ये बात यहाँ पर बताई गई है, ये लमसम की जो बात है ये 63 ईसा पूर्व की बात है। 63 ईसा पूर्व आज से बहुत साल पहले की बात है। तब सीनेट में जो रोम सम्राट होते थे, सीनेट जो वहाँ की सभा होती है, हमारे यहाँ जहाँ पर सांसद लोग बैठते हैं उसको संसद कहते हैं। तो वहाँ के जो मंत्री लोग होते थे, जो राजा के खास होते थे, उनकी सभा को सीनेट कहा जाता था। जो सीनेट सदस्य होते थे वो बोलते थे अपनी प्रजा के बारे में, उनके बारे में जो रणनीतियाँ बनाई जाती थी तो उनको लिखने के लिए आशुलिपि का प्रयोग किया जाता था। तो ये बहुत पुरानी बात है, ये आज से इसका प्रयोग नहीं, आदिकाल से इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है।
पश्चात में देखिए जूलियस सीजर ने आसुलिपि का प्रयोग लेखन में किया। अब जूलियस सीजर को सभी लोग जानते होंगे, ये उपन्यासकार, नाटककार थे। उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो जब ये लेखन करते थे तो आसुलिपि में पहले तीव्र गति से लिख लेते थे, उसके बाद में उसका प्रतिलेखन इनके द्वारा किया जाता था। उसके पश्चात में सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी आसुलिपि में लिखी। उसके पश्चात में फिर मार्टिन लूथर किंग तथा शेक्सपियर के नाटक आसुलिपि में लिखे गए और सुरक्षित रखे गए। प्राचीन रोम में करारनामों में भी आसुलिपि का प्रयोग किया जाता था ताकि उनमें कोई बेईमानी ना कर सके। अब बेईमानी किस प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि करार अगर हुआ है तो कोई बाद में उसमें फेरबदल ना कर सके। तो वो आसुलिपि में लिखे जाते थे और किसी को पता ही नहीं चलता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये रोम के जो सम्राट थे वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता था। उसके पश्चात में इसका प्रयोग कहाँ किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे की कार्यवाही आसुलिपि रिपोर्टरों ने लिखी थी। उसके पश्चात में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने साहित्य लेखन में
लेखन में आशुलिपि का प्रयोग किया। आशुलिपि का प्रयोग किया। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकन्स कई वर्षों तक आशुलिपि रिपोर्टर बने रहे और अपने उपन्यास भी आशुलिपि में लिखे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आशुलिपि का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किन किन के द्वारा किया गया है, उसका महत्व कहाँ कहाँ पर था, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया गया। तो उसकी उपयोगिता के बारे में हमने आपको बताया, वो भी आज से नहीं 63 ईसा पूर्व रोमन सम्राट के द्वारा इसका प्रयोग वहाँ से भी इसका मतलब जो तथ्य है वहाँ से इसके प्राप्त हुए थे और शुरुआत वहीं से इसकी मानी जाती है। तो सबसे पहले इसका जो लेखन था वो सीनेट के जो सदस्य थे उनके भाषणों को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके पश्चात में जूलियस सीजर ने इसका प्रयोग अपना जो लेखन में किया था। उसके पश्चात सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी एक प्रकाशित की थी। जैसे ऑटोबायोग्राफी होती तो वो डायरियाँ ज़्यादा लिखते थे, तो वो अपनी डायरी उन्होंने आशुलिपि में लिखी थी। उसके पश्चात मार्टिन किंग लूथर तथा शेक्सपियर के नाटक भी आशुलिपि में लिखे गए और उनको सुरक्षित रखा गया था। उसके पश्चात में रोम में जो करारनामे होते थे उन करारनामों में भी आशुलिपि का प्रयोग किया जाता था। उसके पश्चात वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे की जो कार्रवाई हुई थी उसको लिखने के लिए भी आशुलिपिक रिपोर्टरों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने साहित्य लेखन में आशुलिपि का प्रयोग किया था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे चार्ल्स डिकन्स। उन्होंने कई वर्षों तक आशुलिपिक रिपोर्टर भी रहे थे। उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे, लेकिन वो आशुलिपिक रिपोर्टर भी वो बने और अपने कई उपन्यास जो थे उन्होंने आशुलिपि में उन्होंने कई उपन्यास लिखे थे। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा और आगे आपको ले करके चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आशुलिपि का महत्व और उसकी उपयोगिता भी बढ़ती चली गई। ठीक है। जैसे जैसे विकास होने लगा तो आशुलिपि की भी उपयोगिता बढ़ी। कैसे बढ़ी देखिए, आगे देखिए। वैज्ञानिक उपकरणों जैसे टाइपराइटर
टेप रिकॉर्डर, डिक्टाफोन, स्टेनोग्राफ, दूर संचार के यंत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटर, शब्द संसाधक, जैसे आप जिस पर टाइप करते हो उसको MS वर्ड बोलते हैं, उसका एक भाग होता है वर्ड प्रोसेसर, उसको हिंदी में शब्द संसाधक बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसर, टेलीप्रिंटर, आदि की सहायता से आशुलिपि का प्रयोग जीवन के कई क्षेत्रों में किया जाने लगा है। कारण यही है कि आशुलेखक कई व्यक्तियों के कई घंटों के काम को कुछ ही मिनटों में पूर्ण कर सकता है। वर्तमान युग में गतिशीलता की दृष्टि से आशुलिपि टंकण की बहुमुखी कला एक अनिवार्यता बन गई है। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे जैसे हमारा जो युग था, सभ्यता था, उसका विकास हुआ,
वैज्ञानिक उपकरण आ गए, कंप्यूटर, टाइपराइटर, टंकण मशीनें कई सारी हमारे सामने उपलब्ध हो गई हैं, डिक्टाफोन आ गए हैं इसमें। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता गया, उपकरणों का प्रयोग बढ़ता गया, आसलिपि का जो महत्व है किसी भी स्तर पर किसी भी समय कम नहीं हुआ, क्योंकि आसलिपिक कई व्यक्तियों के काम को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसी कला की वजह से आसलिपि जो आसलिपिक होता है, आसलिपिक और टंकण जो टाइपिंग का वर्क है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक ऑफिस के लिए एक अनिवार्यता सी बन गई है कि प्रत्येक ऑफिस में आप देखेंगे एक टंकण करने वाला और एक आसलिपिक अनिवार्य रूप से होता ही होता है। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कार्यों को करने में इसका आसलिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी अनिवार्यता कैसे बन गई, कौन कौन से कार्य आसलिपिक देखता है, देखिए। चाहे शासकीय पत्र हो या व्यक्तिगत हो या व्यक्तिगत, साहित्य लेखन हो मसौदा या टिप्पणी लेखन समाचार पत्रों की रिपोर्ट लेनी हो या न्यायालयों में गवाही या निर्णय लिखने हो, विधान मंडलों की कार्यवाही हो या संसद की कार्यवाही। उसके पश्चात विचार गोष्ठियों की कार्यवाही लिखनी हो या प्रवचन अथवा भाषण सभी जगह आसलिपि का प्रयोग अनिवार्य रूप से होने लगा है। अतः वक्ताओं के भाषणों को शब्दशः लिपिबद्ध कर उनका सही प्रतिलेखन
उनका सही प्रतिलेखन करना लिपिकों एवं लेखकों के द्वारा ही संभव है क्योंकि इसमें भाषा ज्ञान एवं बुद्धि विवेक की भी आवश्यकता होती है, जिसकी मशीन से आशा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हुआ होगा कि एक आशुलिपिक कौन कौन से कार्यों को बड़ी ही आसानी से कर सकता है। आपके मस्तिष्क में यह भी विचार आता होगा कि अब ऐसे ऐसे उपकरण हमारे सामने उपलब्ध हैं जिससे हम आशुलिपि के कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया कि प्रतिलेखन का जो कार्य है वो आशुलिपिक के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उसमें जो आशुलिपिक होता है उसके पास में अच्छा भाषा का ज्ञान होता है। अगर वह हिंदी आशुलिपि का प्रयोग करता है तो वो हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञानी होता है, अच्छा वक्ता होता है और उसके अंदर बुद्धि विवेक के साथ में चातुर्य भी होता है, वाचाल भी वो अच्छा होता है। तो अगर उसके अंदर ये सभी गुण हैं तो आप ये सभी गुण एक मशीन के अंदर विद्यमान नहीं कर सकते। मशीन को जो आप आदेश दोगे वो वही काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कृत्रिम बुद्धि होती है, उसके अंदर बुद्धि विवेक नहीं होता है। बुद्धि आप उसके अंदर कृत्रिम दे दोगे लेकिन विवेक उसके अंदर नहीं होता है। वह विषम परिस्थितियों में निर्णय ले करके कार्य को आसानी से सुलझा नहीं सकता है। तो ये काम आशुलिपिक के द्वारा ही संभव है। आपने यहाँ पर देखा कि आशुलिपिक शासकीय पत्र कार्यालय से कैसे भेजे जाएंगे, किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सा जवाब देना है, वो उसके द्वारा संभव होता है। साहित्य लेखन वो आशुलिपि में कर सकता है। कोई भी पत्र जाना है, कोई नई ड्राफ्टिंग करनी है, कोई निर्देश बनाने हैं तो वो ड्राफ्टिंग कर सकता है। टिप्पणी लेखन का कार्य करना है तो वो भी संभव है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट देनी हो वो भी संभव है। न्यायालय में जो गवाही होती है उसका लेखन करता है। निर्णय लिखने में भी आशुलिपि का प्रयोग किया जाता है। विधान मंडलों में इसका यूज़ किया जाता है। संसद की कार्यवाही को लिखने में भी आशुलिपि का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी विचार गोष्ठियाँ होती हैं बड़े बड़े स्तर की, वहाँ पर जो बोलने वाले वक्ता हैं वो अपने विचारों को लिखवाने के लिए आप वहाँ पर आशुलिपि का प्रयोग करते हैं। और जो प्रवचन देते हैं अथवा जो भाषण देते हैं वहाँ पर सभी जगह आशुलिपि का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस क्लास में आज मैंने आपको आशुलिपि का क्या प्रयोग है, आशुलिपि किसको कहते हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ पर हमने आपको समझाया है। उसकी एक परिभाषा भी हमने आपको यहाँ पर बताई है और उसके पश्चात इसका किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है, इसका प्रयोग क्या क्या है
और कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे किन-किन के द्वारा पहले इसका प्रयोग किया गया, जैसे जूलियस सीजर के द्वारा, सैमुअल पेपिस के द्वारा, मार्टिन लूथर शेक्सपियर के द्वारा, और उसके पश्चात में वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे की कार्रवाई भी इसमें लिखी गई। रोम में करारनामे भी इसी में लिखे गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने साहित्य लेखन में भी इसका प्रयोग किया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकन्स कई वर्षों तक आशुलिपि रिपोर्टर भी रहे। ये हमने आपको इनके प्रयोग के बारे में बताया कि इसकी उपयोगिता कहाँ पहले पूर्व में रही है, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता है वो आज से नहीं, आदिकाल से ही मानी जाती है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको ये समझ में आया होगा कि एक आशुलिपि के अंदर गतिशीलता का गुण होना चाहिए, साथ साथ वह एक उसके अंदर व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छी भाषा, अच्छी आशुलिपि प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस क्लास को अटेंड किए होंगे और अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया होगा। और यदि एग्ज़ाम में आपसे इससे संबंधित कुछ पूछा जाएगा तो आप अवश्य बताएंगे। यदि कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो आशा करते हैं कि आप तुरंत पूछेंगे, आप कमेंट करेंगे और हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ आपको समझाने के लिए उपस्थित होते हैं।